इंडिया में आपकी कोई दुकान हो, शॉप हो, ऑफिस हो, आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस हो, अपनी वेबसाइट हो या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेलिंग करते हो। जैसे ही आप ग्रो करना चाहेंगे, जैसे ही आप थोड़ा सा ग्रो करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपके साथ होगी कि आपके नेम को कॉपी किया जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने ट्रेड नेम को या अपने लोगो को रजिस्टर जरूर करवाएं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर बिजनेस, जिससे फ्यूचर में कोई और उसको कॉपी ना कर सके। आज के सेशन में मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या खर्चा उसमें आएगा, कितना टाइम उसमें लगता है, प्लस कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस काम करता है, उसको भी आज के सेशन में हम समझेंगे। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, सबसे पहले देखिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, मैं आपको एक बार ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद में प्रैक्टिकली आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट होती है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ट्रेड नेम और लोगो जो है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो किस तरीके से आपको ये अप्लाई करना होता है, मैं प्रैक्टिकली भी आपके साथ लाइव डेमो भी दूंगा, बट आपको एक बार ये समझना होगा कि खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नेम सर्च करना है। सर, नेम सर्च करना सबसे बड़ा टास्क जो होता है वो एक ऐसा नाम चूज करना जो किसी और से आइडेंटिकल ना हो, एक यूनिक नेम को चूज करना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, इस सोशल मीडिया पे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका नेम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई नाम रख रहे हैं अपने बिजनेस का, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो कॉमन नेम नहीं होना चाहिए। जैसे कॉमन नेम का मतलब, जैसे अगर आप दिल्ली से कर रहे हैं तो आप उसका नाम दिल्ली नहीं रख सकते, आप इंडिया नहीं रख सकते, आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो कि सेक्शन 9 होता है आईपी इंडिया का, ट्रेडमार्क एक्ट का सेक्शन 9 होता है जो ये बोलता है कि जो ये वाले नेम्स होते हैं, आप ये वाले नेम नहीं रख सकते हैं, बिकॉज ये नेम जो है वो वेल इस्टेब्लिश नेम्स हैं। जैसे इंडिया, दिल्ली, किसी स्टेट आपने रख दिया, वो नहीं रख सकते। आपको उसके साथ कुछ ऐड करना होगा। जैसे मेरा नाम विवेक है, विवेक दिल्ली 86। अब 86 मेरा पिन कोड है, दिल्ली मेरा स्टेट है, विवेक मेरा नाम है। मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा वी के विवेक, या विवेक अवस्थी मेरा नाम है, तो VA दिल्ली 86। अब ये पूरा मेरा एक ट्रेड नेम बन सकता है, बट मैं अपना नाम खाली दिल्ली रखूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जब भी आप अपना नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो यूनिक होना चाहिए और उस नेम का कोई आइडेंटिकल नेम भी नहीं हो, तो वो बहुत बेटर रहेगा, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वो आइडेंटिकल है तो आपको अब ट्राई करना है नेम, और दूसरा सर्च करना है वो यूनिक नेम आपका होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज लास्ट में आगे जा करके जब आप एप्लीकेशन तो जल्दी जल्दी में हम फाइल कर देते हैं, लेकिन बाद में जा करके पता चलता है कि ये नेम तो किसी से मैच हो रहा है, या ये नेम तो एक कॉमन नेम है जिसको हम ट्रेडमार्क ही नहीं करवा सकते। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है, नेम सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। उसके बाद जब आपका नेम आपको पता चल जाता है, उसके बाद हम ट्रेडमार्क फाइलिंग की तरफ जाते हैं। मैं आपको एक बार प्रोसेस गाइड कर देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्टल पे भी दिखाऊंगा। आपकी एक फॉर्म होता है जिसको हम TMA बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। दो तरीके होते हैं उसको फाइल करने के, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। पहला तरीका आप खुद फाइल कर लीजिए, दूसरा तरीका आप किसी एजेंट, अटॉर्नी या एडवोकेट के थ्रू भी इसको फाइल करवा सकते हैं। अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको DSC चाहिए होगा। देखिए, TMA को फाइल करने के लिए आप मैनुअल साइन उस पर नहीं कर सकते, उस पर साइन करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब DSC क्या होता है, DSC देखिए ऐसा नहीं है कोई ई सिग्नेचर है, DSC एक तरीके का टोकन होता है। मैं आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे आपको इसको अटैच करना होता है आईपी इंडिया वेबसाइट के ऊपर, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एक टोकन होता है जो इंडिया में सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ ही केवल इशू कर सकती हैं। तो आप किसी एजेंट से या किसी भी पर्सन से आप हमसे भी DSC बनवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अदरवाइज किसी प्रोफेशनल से ही आपको ये DSC बनवाना है। ऑनलाइन ऐसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आपको ये DSC नहीं मिलते हैं। किसी प्रोफेशनल से, किसी एडवोकेट से, CA से जो DSC बनाता हो, उससे आप ये DSC बनाएं। उसकी कॉस्ट भी सेपरेटली आती है, 2000 के आसपास इसकी कॉस्ट आती है, ट्रेडमार्क वाला जो DSC बनता है वो। ठीक है, अगर आप खुद फाइल करना चाहते हैं तो आपको DSC की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो आपको DSC की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, डिटेल्स आपको फिल करनी होती है एप्लीकेशन के अंदर। आपको क्लास पता होनी चाहिए। अब क्लास क्या होती है, देखिए ट्रेडमार्क की टोटल 45 क्लासेज होती हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 34 तक आपके गुड्स कवर होते हैं, और 35 से 45 तक आपकी सर्विसेज कवर होती हैं। आपको चेक करना है कि आपकी जो आइटम है वो कौन सी क्लास में फॉल होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, सर हमारा तो रिटेल स्टोर है। अब रिटेल स्टोर में तो हम बहुत तरीके के आइटम बेचते हैं,
अब बहुत तरीके के आइटम में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मेन आइटम आपका कौन सा है। मेन आइटम जो है वो डेली कंज्यूमर गुड्स के लिए एक सेपरेट क्लास होती है, तो आप उस क्लास में रजिस्टर करवाएं। अगर आपकी गुड्स मल्टीपल क्लासेस में फॉल कर रही हैं तो आपको फिर मल्टीपल क्लास में एप्लीकेशन फाइल करानी होती है, जिसको मल्टी क्लास एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी फ़ीस लगेगी ना, अगर आप मल्टी क्लास के लिए जाएंगे तो फीस भी आपकी उतनी डबल हो जाएगी। 2 क्लास के लिए जाएंगे तो फीस डबल हो जाएगी, 3 क्लास के लिए जाएंगे तो फीस ट्रिपल हो जाएगी। इसीलिए इनिशियली आप क्या कर सकते हो, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जिसको हम हीरो प्रोडक्ट बोलते हैं, या जो मेन सर्विस है, उसमें आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाए, आप फ्यूचर में और क्लासेस के अंदर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नाउ अगर हम फीस की बात करें, देखिए फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। ट्रेडमार्क के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका माइंड बना होना चाहिए। एक तो फीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लगती है, दूसरा टाइम भी यहाँ थोड़ा सा आपको देना होगा। आप ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 मिनट में ऑनलाइन फाइलिंग सिखा दूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, टाइम लगता है इसमें। तो अगर आप किसी एजेंट या अटर्नी की हेल्प से करेंगे तो वो सही से आपका एक बार में काम हो जाएगा। मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस यहाँ पर लें फाइल करवाने के लिए। आप हमसे भी अपना ट्रेडमार्क फाइल करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किस तरीके से हम आपका नेम भी सर्च करके आपको गाइड करेंगे, क्या वो अवेलेबल है, नहीं है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम गाइड कर देंगे। नेवरदलेस वीडियो में भी मैं आज पूरा प्रोसेस जो हम करते हैं अपनी प्रैक्टिस में वो आपको बताने वाला हूँ, तो आपको एक फेयर आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा किस तरीके से काम होता है, कितनी फ़ीस लगती है और कितनी प्रोफेशनल फ़ीस होती है। देखिए फ़ीस की अगर बात करें, सबसे पहले गवर्नमेंट फ़ीस की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी है बट आपके पास क्या है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है। आप एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, बट आपके पास एमएसएमई का अगर सर्टिफिकेट है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर कवर हो जाएंगे। स्टार्टअप कौन होते हैं? जो स्टार्टअप की हमारा डिपार्टमेंट है वो सर्टिफिकेट इशू करता है। अगर आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, तो आप स्टार्टअप के अंदर भी जा सकते हैं। इन तीनों के लिए जो फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली। यहाँ पर जो फीस होती है वो 4500 रुपीज़ पर क्लास लगती है। तो अगर आप 2 क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर फीस आपकी डबल हो जाएगी। तो जितनी क्लासेस में जाएंगे उतनी फीस आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद बात करें, अगर आप इनमें से किसी में फॉल नहीं करते, आप एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नॉर्मल एलएलपी हैं, आप एक फॉरेन की कंपनी है, उस केस में आपकी जो फीस रहेगी वो 9000 रुपीज़ पर क्लास की यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद बात करें, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक डीएससी की ज़रूरत होगी। तो डीएससी की जो कॉस्ट रहती है वो अप्रॉक्स 2000 के आसपास रहती है। बाकी अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आपको बेस्ट रेट में डीएससी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने डीएससी का लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से भी आप डीएससी बाय कर सकते हो। डीएससी बेसिकली आपका इस तरीके का टोकन होता है जिसके अंदर आपका एक सर्टिफिकेट इंसर्ट होता है, एंड इसकी हेल्प से आप ट्रेडमार्क की फाइलिंग कर सकते हैं, एंड डीएससी की हेल्प से आप अपने पीडीएफ पर भी साइन कर सकते हैं, आप जीएसटी की फाइलिंग भी कर सकते हैं, आईटीआर की फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक डीएससी जो होता है ये बेसिकली आपकी ऑनलाइन साइनिंग में हेल्प करता है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप साइन कर सकते हैं इस डीएससी की हेल्प से। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल फ़ीस की। देखिए, अगर आप किसी एडवोकेट की, अटर्नी की या प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं यहाँ पर फाइलिंग के लिए, तो उसकी फ़ीस यहाँ पर 1000 से 2000 रुपये की फ़ीस आप लेकर के चल सकते हैं। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और 4500 पर क्लास की फ़ीस है, तो एक क्लास की आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस 8000 के आसपास आप ले सकते हो। 8000 आपकी अप्रॉक्स फ़ीस रहेगी। अब अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो कई जगह 1500 रुपये कम भी मिल जाएगा। किसी अच्छे प्रोफेशनल से फाइल कराओगे तो हो सकता है वो 10 से 12,000 रुपये भी चार्ज करे। मैंने आपको ये अप्रॉक्स फीस बताई है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ट्रेडमार्क जो होता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आपको। उसके बाद बात करते हैं, जब आप एक बार फाइल कर देते हैं ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन तो आपके पास TMA आ जाता है। उसके बाद जो आपका लोगो है, उस लोगो के साथ आप वर्डिंग TM यूज़ कर सकते हैं। उस लोगो के ऊपर आपने देखा होगा TM लिखा होता है कई सारे लोगों के ऊपर। TM का मतलब ये होता है कि आप उस ट्रेड नेम को क्लेम कर रहे हो एंड आपने उसके लिए एप्लीकेशन मूव कर दी है। एप्लीकेशन मूव करने के बाद आप TM वर्ड जो है अपने लोगो के साथ यूज़ कर सकते हो। नाउ आपकी तरफ से तो एक काम हो गया, आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब ये एप्लीकेशन जाती है डिपार्टमेंट के पास, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके पास ये एप्लीकेशन जाती है। वो क्या करता है, इसको एग्जामिन करता है। अब आपका टाइम कंज्यूमिंग टास्क स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ,
अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो कई बार वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन आपके पास आता है। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जाएंगे तो आपसे वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आप ये TMA सर्टिफिकेट जो है पहले तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, बट अब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। TMA जस्ट एक एप्लीकेशन होती है कि आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, ये कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आजकल जो है रीसेंट अपडेट में आपको बता रहा हूँ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जितने भी मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं ये TMA को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको ब्रांड रजिस्ट्री TMA के बेसिस पर नहीं मिलेगी, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपका जब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो आपको ब्रांड रजिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको ऑर्गेनिक वे में ही अपना प्रोडक्ट बेचना होगा। अब चलते हैं एग्जामिनेशन वाले पार्ट पे। देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है। दो मेन पॉइंट आपके चेक किए जाते हैं। कहीं सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ऑब्जेक्शन बोला जाता है बेसिकली उनको। तो सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन में डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपका नेम जो है वो कॉमन जनरल नेम जो होते हैं उनसे मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये चेक की जाती है कि आपका नेम जो है वो किसी और से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वो काफ़ी एडवांस टूल का यूज़ करते हैं। अगर आपका एक वर्ड भी मैच कर रहा है तो वहाँ पर भी वो कई बार ऑब्जेक्शंस आ जाती हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपने रिसर्च की हो तो आपको वो ना मिले, लेकिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट में डिपार्टमेंट जो है वो आपको ऑब्जेक्शन दे दे कि सेक्शन 11 में आपका जो नाम है वो किसी और से मैच हो रहा है। तो उस केस में आपको फिर वो रिप्लाई करना होता है और आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं। बट अब एक चीज़ समझिए, ये जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट है ना, डिपार्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है ट्रेडमार्क, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं ना कि भाई डिपार्टमेंट नॉर्मल तरीके से मेरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करो, इसमें 18 से लेकर के 24 मंथ लग जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में। यानी 2 साल तक लग सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में। ठीक है, और इसमें कोई आपकी एडिशनल फ़ीस नहीं होती। कई बार क्या होता है, कई सारे लोगों को जल्दी चाहिए होता है कि मुझको तो बहुत जल्दी चाहिए अपना ट्रेडमार्क, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको फास्ट ट्रैक प्रोसेस इसको एक्सपीडिट कराना है इस प्रोसेस को, तो उसके लिए 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका जो है, वैसे लॉ में लिखा हुआ है ये, प्रैक्टिकली 1 महीने के अंदर भी आपका जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाती है, डिपार्टमेंट एग्जामिन कर देता है आपकी एप्लीकेशन को। लेकिन इसकी एडिशनल फ़ीस आपको देनी होगी क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा सर्विस चाह रहे हैं। तो इसमें आपको जो है अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, स्मॉल एंटरप्राइज है, स्टार्टअप है, तो 20,000 रुपी एक क्लास की एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी। प्लस अगर आप खुद करते हैं तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, किसी प्रोफेशनल से करा रहे हैं तो उसकी प्रोफेशनल फीस भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा देनी होगी। और अगर आप इसके अलावा हैं, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी जिसके पास MSME नहीं है, स्टार्टअप भी नहीं है, तो वहाँ पर ये फ़ीस 40,000 रुपी पर क्लास की हो जाती है। एक क्लास की फ़ीस आपको इतनी देनी होगी। प्लस प्रोफेशनल फ़ीस ध्यान रखिएगा, ये जो फीस है ये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, प्लस प्रोफेशनल फ़ीस भी आपसे जो प्रोफेशनल फाइल कर रहा है, आपका काम कर रहा है, वो भी चार्ज करेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल प्रोसेस से जाना चाहोगे तो वही बात है, टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में भी हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आप अभी काम कर रहे हो ये एग्जामिनेशन के लिए काम कर रहे हो। जब डिपार्टमेंट एग्जामिन कर देगा तो एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी। जो भी आप अगर एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो तो ये केवल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की एक्स्ट्रा फीस आप दे रहे हो। अब एग्जामिनेशन रिपोर्ट में 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए, डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई आपका नेम जो है वो सिमिलर है या आपका नेम बहुत कॉमन नेम है, तो उस केस में आपको सेक्शन 9 या सेक्शन 11, ये 2 मेन सेक्शन होते हैं जिसके अंदर आपकी ऑब्जेक्शन को रेज़ किया जाता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाई नहीं है और आपको जो है डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई करना है। आप उस केस में रिप्लाई देंगे और क्लियर करेंगे ऑब्जेक्शंस को। अब रिप्लाई दोगे, अगर आप खुद रिप्लाई देते हो तो कोई फीस लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर कई बार आपसे एक TMM भी मांग लिया जाता है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो ये आपको फाइल करना होता है। इसकी गवर्नमेंट फीस जो होती है वो 900 रुपीज़ होती है। अब रिप्लाई मैं एडवाइस नहीं करता कि आप खुद कीजिए, आप किसी एडवोकेट, अटर्नी, प्रोफेशनल की हेल्प यहाँ पर लीजिए अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करने के लिए, जिससे आपकी एप्लीकेशन एक बार में ही एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो प्रोफेशनल की एप्लीकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, जिससे आपका जो है ये ट्रेडमार्क जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से तो एटलीस्ट क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए और डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। जब एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका नेम बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल नेम है, किसी से मैच नहीं हो रहा है, कॉमन नेम भी नहीं है, तो डिपार्टमेंट उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं देता और उसको एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब एक्सेप्ट जब डिपार्टमेंट कर लेगा, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से गो अहेड आपकी एप्लीकेशन को मिल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा एडवर्टाइजिंग।
अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो एडवर्टाइजिंग जाएगी आईपी इंडिया पोर्टल के ऊपर, वो एडवर्टाइज की जाएगी। 3 महीने तक का टाइम होता है जब तक वो उस पर एडवर्टाइज रहेगी। अब एडवर्टाइज क्यों किया जाता है? जिससे जो कॉमन पीपल है, जो कोई और पर्सन है, वो आपकी एप्लीकेशन को चेक कर सके। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपोजिशन फाइल कर सके। तो इसके लिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है। मतलब डिपार्टमेंट ने तो ओके दे दिया, बट जनरल पब्लिक के लिए भी वो एप्लीकेशन रखी जाती है कि अगर किसी और को ऑब्जेक्शन है तो वो उस पर अपोजिशन दे सकता है। तो यहाँ पर अपोजिशन अगर कोई दूसरी पार्टी उस पर डाल देती है, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट से आपकी लड़ाई नहीं है, यहाँ पे अब आपकी लड़ाई होगी किसी दूसरे पर्सन से जो ये बोल रहा है कि उसका नाम आपके नाम से सिमिलर है। वो पर्सन एक अपोजिशन एप्लीकेशन फाइल करता है, उसकी भी 2800 फीस होती है, एंड उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखता है कि जो आप नाम लेने जा रहे हो ये नाम उसके नाम से सिमिलर है, मैच करता है, इसीलिए मुझे ये नाम ना दिया जाए। तो यहाँ पर आपको फाइट करना होता है। देखिए डिपार्टमेंट के हो तो आप रिप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे आपको मतलब फाइट का मतलब वही हो गया, आपको रिप्लाई ही करना होगा। बट जब 2 पर्सन के बीच में बात होती है तो आप रिप्लाई करोगे तो दूसरी पार्टी भी वहाँ पर काउंटर स्टेटमेंट उसको फाइल करनी होती है। उसके बाद फिर जो है डिपार्टमेंट एक फ़ैसला सुनाता है। अब अगर आप डिपार्टमेंट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको जाना होता है कोर्ट वाले मेथड की तरफ। तो ये वाला प्रोसेस ना लिटिगेशन वाला हो जाता है। यहाँ पे आपको फिर कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा और कोर्ट में फिर 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है और जो पर्सन जीतता है उसको वो ट्रेड नेम मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो लिटिगेशन वाला प्रोसेस हो जाता है जब दूसरी पार्टी अपोज कर देती है। अपोजिशन के केस में काउंटर स्टेटमेंट्स फिर फाइल की जाती है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। दूसरी तरफ ये होता है कि किसी पर्सन को अगर आपका, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपका यूनिक नाम है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है इतनी ज़्यादा। तो अगर अपोजिशन नहीं फाइल किया जाता किसी भी पर्सन की तरफ से तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है ना, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये जो सर्टिफिकेट आपका रहता है ये 10 ईयर तक वैलिड रहता है। 10 ईयर के बाद आपको दोबारा से फीस पे करके इसको रिन्यू कराना होता है। तो रिन्यूअल आपको 10 ईयर के बाद कराना होगा। तो रिन्यूअल आपका जो है वो आसानी से हो जाता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपको फीस दोबारा से पे करनी होगी 10 ईयर के बाद में। जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आप अपने नाम के साथ, अपने लोगों के साथ में आर वर्ड जो होता है ना, छोटा सा आर सर्कल के अंदर आपने देखा होगा, उसका मतलब होता है रजिस्टर्ड। आप हमारा फिनटेक्स प्रो का लोगो भी देखेंगे, उस पर भी एक छोटा सा आर लिखा होगा, मतलब हमारा ट्रेड नेम भी रजिस्टर्ड ट्रेड नेम है, हमारा लोगो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इसीलिए उस पर हम आर लिखते हैं। अगर किसी लोगों पे टीएम लिखा हुआ है मतलब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी है बट अभी उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है जब जिस तरीके से आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो अपोजिशन में और रिप्लाई करने में फाइल करती हैं। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस बहुत कॉमन हो गया है। जो भी आप अपना ट्रेड नेम रख रहे हैं, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, उसका डोमेन अगर आप ले लेते हैं ना, वो भी .com वाला डोमेन, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है और उससे आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो .com का डोमेन अगर है तो सबसे बेस्ट है, .com का नहीं है तो .in का डोमेन। मेरे हिसाब से तो .com और .in दोनों का डोमेन आप स्टार्टिंग में ही ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब आपको मैं सिखाता हूँ ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रक्चर मैंने समझाया ट्रेडमार्क का, वो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है आईपी इंडिया वेबसाइट के ऊपर। सो गाइज वी आर ऑन द सिस्टम नाउ। सबसे पहले आपको जाना है आईपी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ipindia.gov.in। इसके ऊपर आपको जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आईपी इंडिया की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और बेसिकली यही वेबसाइट आपकी पेटेंट और डिज़ाइन जो होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है और ट्रेडमार्क के लिए भी इसी वेबसाइट का यूज़ किया जाता है। ट्रेडमार्क वाले सेक्शन में आप जाएंगे, ट्रेडमार्क वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव रिलेटेड लिंक्स में कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग लिंक, उसके बाद मिलेगा पब्लिक सर्च। हमारा पहला स्टेप होता है आपको सर्च करना है अपना ट्रेड नेम, क्या वो ट्रेड नेम कहीं किसी से मैच तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपका ये वाला लिंक ओपन होगा। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड मार्क में कंटेन पे क्लिक करना है। कंटेन में जैसे मैं आपको अपना नेम सर्च करके दिखाता हूँ, हमारा फिनटेक्स प्रो है, तो अगर आप फिनटेक्स प्रो सर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। क्लास, अब यहाँ पे आपको क्लास देनी होगी। क्लास कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, सिमिलर वेबसाइट पे आप जाइए, रिलेटेड लिंक्स में आपको जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
इसको आप ओपन कर लीजिए। अब ये जो है बेसिकली आपकी वीपो की साइड है। वीपो क्या होता है, देखिए ट्रेड में मार्क और पेटेंट जो होते हैं ना, ये कंट्री वाइज तो होती हैं, साथ में इनकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। सो इंडिया में भी हमने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन्हीं को ऑप्ट किया हुआ है। तो इंटरनेशनल वीपो नहीं, हमको क्लासिफिकेशन दी हुई है गुड्स की एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ये रहा, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पर नीश क्लासिंग हेडिंग्स के अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए क्लास 1 से लेकर के 35 तक मिलेगा। 35 देखिए, 35 से आपकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं। सो 35 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल में मिल जाएगा कि इस 35 के अंदर क्या क्या कवर रहता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में जो है आपका यहाँ पर फॉल होगा। हमने फिनटेक्स प्रो को 35 में कराया है और एजुकेशन अगर आप देखेंगे 41 में है। तो 35 में और 41 में फिनटेक्स प्रो हमारा रजिस्टर है। तो आप अपना नेम जैसे सर्च करेंगे, जैसे 35 में हम अगर सर्च करें 877396 अगर हम सर्च करें तो ये हमारा दिखा देगा कि 35 में फिनटेक्स प्रो नाम से किस किस पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल की है, कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हैं, वो सारे यहाँ पर शो कर देगा। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले आपको दिखेगा, ये हमारा लोगो आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर्ड हो रखा है। अब इसके बाद देखेंगे किसी और पर्सन ने भी fintexpro.ai करके उसने यहाँ पर अप्लाई किया है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन है और ऑब्जेक्शन क्लियर भी होगा। तो बिकॉज हमारा रजिस्टर हो रखा है तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन अपोजिशन फाइल करेंगे। अगर अभी तो देखो डिपार्टमेंट ने ही ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, अभी ये वाली जो एप्लीकेशन है ये डिपार्टमेंट ने ही ऑब्जेक्ट की हुई है। अगर डिपार्टमेंट इसको क्लियर कर भी देता है तो हमारे पास राइट है, डिपार्टमेंट के क्लियर करते ही हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट क्या करेंगे, अपोजिशन फाइल करेंगे कि ये वाला नेम हमसे सिमिलर है और हमारा नेम रजिस्टर्ड है, तो इसको जो है अबेंडेंड किया जाए। इसके अलावा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आपके इंडिया में तो चलो वो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली हो सकता है उस नाम से कोई दूसरा ब्रांड चल रहा हो, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न आएगी आपके कस्टमर के माइंड में फ्यूचर में जा करके कि उसका नेम और आपका नेम यहाँ पर सिमिलर है। वो चीज़ आप गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उस नेम को सर्च करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका होता है इन चीज़ों को सर्च करने का। एक नेम मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम खुद ये काम करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है ट्रेडमार्क की। अगर आपको कोई भी काम कराना है आप हमसे ट्रेडमार्क का, यू कैन कनेक्ट विद अस। यहाँ पर आपको डोमेन पर जाना होता है। जैसे गो डैडी के डोमेन पर आप जाएंगे। अब GoDaddy के डोमेन पे आप जाइए, यहाँ पे आप डोमेन सर्च कीजिए और अगर अवेलेबल है तो .com और .in हाथ के हाथ ले लीजिए। बाकी सारी चीज़ें भी सर्च करने के बाद, जैसे आप चाहते हैं टैक्सोपीडिया चाहते हैं, जैसे मैं रैंडमली टैक्सपीडिया, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, इसी तरीके से टैक्स का पीडिया मैं एक बनाना चाहता हूँ जहाँ पे टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। टैक्सपीडिया करके मैंने बनाया और टैक्सपीडिया को मैंने सर्च किया कि ये टैक्सपीडिया अवेलेबल है। तो भाई टैक्सपीडिया.com जो है ये देखो अवेलेबल तो है, बट ये 17,000 रुपये की ब्रोकर फीस है। माइट बी हेल्प यू। ये डोमेन तो किसी ने लिया हुआ है, देखो टैक्सपीडिया.com तो किसी ने लिया हुआ है। अब .in की तरफ .com अगर किसी ने लिया है, मतलब हो सकता है वो उसका यूज़ भी कर रहा हो या कुछ उसमें इशू भी हो, तो इसको तो भाई टैक्सपीडिया की तरफ हम जा नहीं सकते। टैक्सपीडिया.in देखें एक बार, देखो .com अगर टेकन है ना तो आप उस पर फिर आगे मत बढ़ो। .in भी टेकन है, तो टैक्सपीडिया पे तो जाने का मतलब ही नहीं है बिकॉज दोनों ही डोमेन आपके हो चुके हैं। जो भी आप बेच रहे हो उसको आप यहाँ से सर्च करो और हैंड टू हैंड जैसे अगर आपको मिलता है आपका अप्रोप्रिएट नेम, उसका .com और .in, अगर इंडिया में आप हो तो .com .in दोनों रिजर्व कर लो हैंड टू हैंड। फ्यूचर में बहुत बेनिफिट रहता है डोमेन नेम अगर आपको मिल जाता है तो। खैर ये सारी चीज़ें हम करते हैं जब हमारे पास कोई क्लाइंट अप्रोच करता है, तो उन चीज़ों को सर्च करने के लिए हम ये पूरा प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। एक बार जब आप अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आती है फाइलिंग की बारी। नेम आपका डिसाइड हो गया, नेम के बाद आपको लोगो बनवाना होता है। लोगो आप किसी भी डिज़ाइनर से जो है अपना लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। लोगो में ध्यान रखिए जो आपका ट्रेड नेम है वो होना चाहिए, प्लस कुछ भी यूनिक जो है वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। आपका जो नेम है वो उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विस पे हम जाएंगे एंड ये हमारा प्रोसेस आ जाएगा लॉगिन करने का। अब लॉगिन करने से पहले आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा, बिकॉज अभी तक आप तो न्यू यूज़र है, तो आप न्यू यूज़र पे साइन अप करेंगे। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। मैं आपको जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो DSC वाला प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जब आप सेल्फ खुद ही अपना DSC एप्लीकेशन फाइल करें, अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट, प्रोप्राइटर, एजेंट या अटर्नी, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब कोड आपको क्या है, आपको पता नहीं है एंटर कोड, तो आप यहाँ से सर्च करेंगे।
सर्च करके आपको यहाँ पर अपना नेम डालना होगा। अगर आप किसी कंपनी का कर रहे हैं तो कंपनी का नेम डालिए, इंडिविजुअल का कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का नेम आपको यहाँ पर अपना नेम डालना होगा। अब जैसे ही आप अपना नेम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे एड्रेस डिटेल्स दिखेंगी, बट आपको क्लिक करना है ऐड न्यू पर। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्रोप्राइटर कैटेगरी क्या है आपकी। कैटेगरी आप ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। आप सिंगल फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप है तो आप सिंगल फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट फॉर्म है तो जॉइंट फॉर्म, एचयूएफ है तो ये बॉडी इनकॉर्पोरेट इसके अंदर जाती हैं। जो आपकी कंपनीज होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो आपकी बॉडी इनकॉर्पोरेट के अंदर जाती हैं। सोसाइटी है तो सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन, एलएलपी है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। देन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे हमारा आईसीआई है, एलआईसी है या कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी है वो इसमें जाएगा। एओपी जो है वो इसके अंदर जाते हैं। अभी जो हम फाइल कर रहे हैं वो एक प्रोप्राइटर के लिए फाइल कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर के केस में आप सिंगल फर्म यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नेम देना होगा अपना। आपका नेम क्या है, प्रोप्राइटर का नेम देना होगा। प्रोप्राइटर का एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। सर्विस एड्रेस, जहाँ पर कोई भी जो ये रिप्लाई नोटिसेस हैं, एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, वो कहाँ पे आए वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी। उसके बाद टेलीफोन नंबर आप अपना यहाँ मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ मैंडेटरी मेंशन करनी होगी। ट्रेड डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना होगा। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपकी ट्रेड की डिस्क्रिप्शन है, गारमेंट्स है तो आप गारमेंट्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्लोथिंग है, क्लोथिंग आपको यहाँ मेंशन करना होगा। जो भी ट्रेड डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ से मेंशन करना होगा। लीगल स्टेटस में आपको डालना होगा आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो अगर आप प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लीगल स्टेटस में प्रोप्राइटर जो है वो सेलेक्ट करना होगा। नाउ मैं यहाँ पर डिटेल डालता हूँ एंड देन सबमिट करता हूँ इस फॉर्म को, जिससे हमारा प्रोप्राइटर कोड जनरेट हो जाएगा। सो जैसे ही आप सेव करेंगे आपका एक नया प्रोप्राइटर कोड यहाँ जनरेट हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख लीजिए। इसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे एंड यहाँ पे प्रोप्राइटर कोड डाल के आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर प्रोप्राइटर कोड आपसे मिस हो गया या आप भूल गए हैं तो उस केस में आप दोबारा से सर्च पे जाइए, नेम से सर्च कीजिए एंड फिर आप देखिए एड्रेस के हिसाब से जो एड्रेस आपने डाला है उस एड्रेस पे आपका प्रोप्राइटर कोड आ रहा होगा, वहां से आप दोबारा से फैच भी कर सकते हैं। इसको हम प्रोसेस करते हैं ना। उसके बाद आपका जो है डीएससी सर्टिफिकेट सबसे पहले बनेगा। डीएससी सर्टिफिकेट हम इस टोकन में इंस्टॉल करेंगे एंड उसके बाद आपकी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आगे जाएगी। उसके बाद आपको ये डीएससी जो है वो अपने सिस्टम में इस तरीके का डीएससी आपको मिलेगा। जिस किसी से भी आप अप्लाई करेंगे तो डीएससी आपको इस तरीके से टोकन के अंदर मिलता है। इस टोकन को आपको अपने सिस्टम में इंसर्ट करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आप डीएससी अटैच करने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप डीएससी यहाँ पर अटैच करेंगे ना तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर आपका होगा नहीं, एरर शो करेगा। मैं बताता हूँ किस तरीके का एरर शो करेगा। एन एरर अकर्ड व्हेन अटेम्प्टिंग टू ओपन सर्टिफिकेट, द एरर वाज अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। ट्रेडमार्क फाइल करना इतना इजी नहीं है जितना इजी आजकल जीएसटी वगैरह बहुत इजी हो गया, इनकम टैक्स में काम करना इजी हो गया। ट्रेडमार्क में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इस एरर को कैसे ठीक करना है अब उसको ध्यान से सुनिएगा। नाउ डीएससी एरर ठीक करने के लिए आपको आईपी इंडिया की वेबसाइट पर दोबारा से आना है और यहाँ पर ट्रेडमार्क पे जाना है। दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग की तरफ जाना है। ये वाला लॉगिन पेज है, यहाँ पर आप आएंगे। इसका जो लिंक है इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये लिंक आपको एक बार कॉपी करना है। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड पेजेस, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस पे आप ऐड पेजेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो लिंक है आईपी इंडिया का उसको पेस्ट कर देंगे। ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे इंटरनेट ऑप्शंस पर। इंटरनेट ऑप्शन में आपको जाना है सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पे यहाँ पर आपको कस्टम लेवल पे जाना है। यहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा अनयूज एक्टिव कंट्रोल एक्स रन जो है ये आपका येस होना चाहिए। ये सारे येस इनेबल होने चाहिए। और ओनली अलाउ प्रोवाइडेड डोमेन टू एक्टिव एस विदाउट प्रॉम्प्ट। मैं आपको इसको सेपरेट विंडो में ओपन करता हूँ। न्यू विंडो में इसको ओपन कर लेते हैं एंड ये सारी चीज़ें हमको अपनी सेटिंग के अंदर ठीक करनी होंगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा ओपन करना है। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले अलाउ प्रीवियसली अनयूज एक्टिव एक्स कंट्रोल। ये रहा एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड अलाउ प्रीवियसली यूज अनयूज एक्टिव एक्स कंट्रोल टू रन विदाउट प्रॉम्प्ट। अगर ये आपका भी डिसेबल हो रखा है तो आप इसको इनेबल करेंगे। अब यही थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, बट ये आपको करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है इस पर काम करना। उसके बाद अलाउ स्क्रिप्टलेट जो है इसको भी आपको इनेबल करना होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग ऑफ एक्टिव एक्स कंट्रोल, इसको भी आपको इनेबल करना होगा। और उसके बाद आएगा रनिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल प्लगइन। ये रहा रनिंग एक्टिव एक्स
कंट्रोल एंड प्लगइन्स, ये हमारा येस है। उसके बाद ये है ओनली अलाउ अप्रूव्ड डोमेन टू यूज़ एक्टिव, ओनली अलाउ अप्रूव्ड डोमेन टू यूज़ एक्टिव एक्स विदाउट प्रॉम्प्ट, ये आपको डिसेबल करना होगा, इसको आपको डिसेबल करना होगा। एंड उसके बाद इसको ओके कर देना है एंड इसको येस करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। इस तरीके से आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग को यहाँ से एक बार चेंज करना होगा। उसके बाद आपको अपना ब्राउज़र ये क्लोज़ करना है एंड ब्राउज़र क्लोज़ करने के बाद अब दोबारा से आप ओपन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड उसके बाद जाएंगे आप IP इंडिया के ऊपर जाएंगे एंड IP इंडिया की वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा एंड यहाँ से आप जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज पे आपको जाना होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, नाउ देखिए ऊपर आपका अलर्ट आ जाएगा कि यू आर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड, तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ही रह करके यहाँ पर काम करना होगा। अब आपको यहाँ से एक टूल डाउनलोड करना होगा अपने DSC को अटैच करने के लिए, जिसको हम capicom.dll बोलते हैं। इस पर आप सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम सेव एज़ कर लेते हैं। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं इसको सेव कर लीजिए। नाउ सेव करने के बाद में अब चलते हैं, ये हमने सेव किया है, इसको राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है इस फाइल को। कॉपीकॉम अंदर जाना है, ये आपका capicom.dll की एक फ़ाइल होगी, इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए एंड इसको पेस्ट कहाँ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड आपको ये कमांड कॉपी करनी है सिस्टम रूट सिस्टम वाउ 64, इसको कॉपी करना है यहाँ पे आपको एंड विंडो R प्रेस करना है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए तो ये वाला फोल्डर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको करना है क्या है, इस फोल्डर के अंदर डालना है कैपिकॉम को, जो कैपिकॉम हमने अभी अभी डाउनलोड किया, जो हमारा कैपिकॉम था ये रहा capicom.dll, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कंटिन्यू एज एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन कंटिन्यू कर दीजिए एंड अब हमारा ये यहाँ पर आ चुका है। नाउ अब आपको अपने सिस्टम में सर्च करना है CMD। देखिए CMD जैसी सर्च करेंगे तो CMD आ जाएगा आपका, इस पर रन एज एडमिन का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो राइट क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ रहा है रन एज एडमिन ही आप यहाँ पे करेंगे, इसको यस कर दीजिए एंड अब ये हमारा जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको CD / यहाँ पर एंटर करना है, / ध्यान रखिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको CD स्पेस जहाँ पर आपने अपनी कैपिकॉम वाली फ़ाइल को पेस्ट किया था वो वाली फ़ाइल यहाँ पे कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है। यहाँ पे आप जाइए, इसके लिंक को कॉपी कीजिए, इसकी लोकेशन को कॉपी करना है एंड यहाँ पर CD स्पेस इसको पेस्ट कर दीजिए तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद एक कमांड आपको यहाँ पर देनी होगी, ये वाली regsvr32 स्पेस capicom.dll, इसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे तो DIA रजिस्ट्रेशन सर्वर इन capicom.dll सक्सीड हो चुका है आपका। ध्यान रखिएगा जो स्टेप्स मैंने बताए आपको एज अ एडमिन ही ये CMD ओपन करना है और ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी आपका ये सक्सीड होगा। जब तक ये सक्सीड का मैसेज नहीं आएगा तब तक आपके DSC अटैच नहीं हो पाएंगे पोर्टल के ऊपर। इसको आप ओके कर दीजिए। उसके बाद जाइए आप यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में ही आपको ये ओपन करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जाना है न्यू यूज़र साइनअप पर, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर हम जाएंगे। एज अ प्रोप्राइटर कोड जो हमने जनरेट किया था वही दोबारा डालना है यहाँ पर एंड प्रोसेस करना है। DSC वाली स्क्रीन दोबारा से ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग भी ठीक करनी है और capicom.dll को भी डाउनलोड करके CMD में अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना है। फिर आप DSC पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास आ जाएगा दिस वेबसाइट नीड एक्सेस टू डिजिटल सर्टिफिकेट ऑन दिस कंप्यूटर, इस पर आपको यस करना है। अब आपकी DSC की लिस्ट आ जाएगी, तो जो एप्लीकेबल DSC है वो एप्लीकेबल DSC आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो DSC की डिटेल्स आ जाएंगी, होल्डर का नेम आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी। इस तरीके से DSC अटैच होंगे। आप YouTube पे देखेंगे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी ट्रेडमार्क फाइलिंग की, बट ट्रेडमार्क फाइलिंग के अंदर DSC रजिस्टर कैसे होता है कोई भी नहीं बताता। और DSC रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो DSC आपके पास होना भी चाहिए, ये भी लोग नहीं बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट DSC का ये होता है अगर आप खुद करने जा रहे हैं तो। अगर आप किसी अटर्नी के थ्रू करा रहे हैं, एडवोकेट या प्रोफेशनल के थ्रू करा रहे हैं तो वो अपने DSC से भी ये काम कर सकता है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र ID बनाना है, पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना है, ईमेल ID मोबाइल नंबर सही डालिएगा फॉर अलर्ट्स। ध्यान रखिए आपका कोई भी नोटिस है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, उसका मेल और मैसेज आता है तो अपना करेक्ट मेल ID और ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालिएगा।
एंड ये कैप्चा कोड डाल के आप रजिस्टर विद डीएससी पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। मैं एक बार रजिस्टर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। सो ये डिटेल्स डालने के बाद रजिस्टर विद डीएससी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डीएससी के थ्रू यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो जाएगा। सो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। डिटेल जो आपकी मेल पे भी आ गई होंगी, आप उसको भी संभाल के रख सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप लॉगिन करके अब आप आगे का काम कर सकते हैं। अब जो आईडी पासवर्ड आपने बनाया था उस आईडी पासवर्ड की हेल्प से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। डीएससी अगर आपने सिस्टम में अटैच किया हुआ है तो डीएससी की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ आईपी इंडिया और यहाँ पर आपको अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन सारी फाइल करनी होती है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी। यहाँ पर न्यू फॉर्म फाइलिंग जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइल TMA मैंने आपको बताया था, जो आपका ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल, स्टार्टअप, स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड अदर्स। अगर आप अदर्स करेंगे तो फीस आपकी 9,000 पर क्लास रहेगी। इन तीनों के केस में 4,500 पर क्लास रहेगी। एज ए इंडिविजुअल हम फाइल करेंगे। अब यहाँ कई सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं सबको डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नॉर्मल फर्स्ट वाले पे करेंगे तो नॉर्मली आप फाइल कर पाएंगे। अगर मल्टी क्लास में करना चाहते हैं तो मल्टी क्लास वाली भी कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी एप्लीकेशंस, अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मल एप्लीकेशन जो जाती है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही जाती है। उसके बाद आपको क्लास यहाँ पर एंटर करनी होगी, किस क्लास में आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अब क्लासेस के लिए मैंने आपको डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर बता दी थी कि किस तरीके से आपको जो है क्लास अपनी सर्च करनी है। वीपो की वेबसाइट पे जा करके आपको वो करना होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फिर भी एक बार दोबारा गाइड कर देता हूँ। आप अगर आईपी इंडिया की वेबसाइट पर जा करके एंड यहाँ पर ट्रेडमार्क पे जा करके रिलेटेड लिंक में आप जाएंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपको जाना होगा एंड यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर नीस क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी क्लास में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, सो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको लेट सपोज क्लास 25 के अंदर दिखा रहा हूँ। इसको हम सबमिट करेंगे। सो ये हमारा TMA ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है क्लास आ जाएगी, उसके बाद ट्रेड नेम आ जाएगा, ट्रेडमार्क है, उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल आएगी जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एडिट करेंगे एप्लीकेंट डिटेल पर और यहाँ पे नेम, एड्रेस, स्टेट आपको यहाँ से डिफाइन करना होगा कौन से स्टेट में आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। स्टेट डिफाइन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सो हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देते हैं। लीगल स्टेटस प्रोप्राइटर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद चलेंगे ट्रेडमार्क की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रेडमार्क पर जाने से पहले यहाँ पर आपका AIML बेस्ड सर्च जो है वो आ रहा होगा। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। ये एडवांस लेवल का सर्च है जो कि यहाँ पर आपका इनेबल कर दिया है। इस सर्च के अंदर क्या होगा, आपको अपना डिवाइस अपलोड करना है। यहाँ पर डिवाइस सर्च करना है एंड अपलोड करना है अपना डिवाइस। वर्ड मार्क क्या है, जैसे फिनटेक्स प्रो हम करेंगे, इसको हम यहाँ सर्च कर देते हैं। फिनटेक्स प्रो यहाँ से सर्च कर देते हैं, कंटेन, और ये कैप्चा कोड यहाँ से डालेंगे एंड इसको जो है हम सर्च करेंगे। अब ये एडवांस लेवल सर्च है। इसके अंदर क्या होगा, जो आपका लोगो है ना, लोगो भी एक बार सर्च करेगा, पूरा इमेज सर्च भी होगा और आपने जो नेम दिया है फिनटेक्स प्रो वो भी सर्च होगा। सर्च के बाद आप देखेंगे ये डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। कार्ड व्यू भी मिल जाएगा, लिस्ट व्यू यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए मैचिंग अगर आप देखेंगे तो इससे हमारा मैच हो रहा है। ये जो फिनटेक्स प्रो है इससे मैच हो रहा है और इससे मैच हो रहा है। तो ये दोनों तो हमारे ही हैं, ये दोनों हमारे ही हैं लोगो, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसमें तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इससे भी मैच हो रहा है बट इसमें आप देखेंगे नाम अलग है, TOT है, तो अलग नाम है, तो उससे अपने को कोई परेशानी नहीं है। डिज़ाइन सेम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एक ही डिज़ाइनर जब बनाता है तो वो सेम डिज़ाइन कोई अलग अलग पार्टी को भी बना के दे देता है, बट नेम तो अलग ही होगा ऑब्वियसली। तो नेम अलग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ओनली पॉइंट इज़ कि नेम और लोगो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। वो चीज़ आपको यहाँ से एक बार चेक करनी है, मेक श्योर करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे कैटेगरी ऑफ मार्क क्या है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं 2 समझाता हूँ आपको। वर्ड एंड डिवाइस। वर्ड के अंदर क्या होता है, खाली आपको वर्ड जो ट्रेड नेम है वो रजिस्टर करवाना है तो आप वर्ड के लिए जाइए, उसमें आपको लोगो रजिस्टर नहीं होगा। अगर आपको लोगो और वर्ड मार्क दोनों साथ में रजिस्टर कराने हैं तो आपको डिवाइस में जाना होगा। यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी इमेज, जो आपका लोगो है वो अपलोड करना होगा। JPG फॉर्मेट में आपका लोगो होना चाहिए। और लोगो के ऊपर कई बार जो है लोग TM या R लिख देते हैं, वो तो बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अपलोड के बाद आप इसको डन करेंगे, लोगो अपलोड हो जाएगा। ट्रेड नेम जो है वो हमारा फिनटेक्स प्रो है वो दे देते हैं। और इमेज डिस्क्रिप्शन जो है वो हम ये वाली डाल देते हैं, इमेज इंक्लूड फिनटेक्स प्रो विद इमेज कंटेन फिनटेक्स प्रो इन राउंड सर्कल विद अवर स्लोगन फाइनेंस टैक्सेशन अकाउंट। तो इमेज में जो भी इमेज में दिख रहा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। आई हैव सर्च दी अप्लाइड ट्रेडिंग यूजिंग AIML मशीन लर्निंग और AI बेस्ड सर्च भी हमने कर लिया, इसको हम यस कर देंगे। लैंग्वेज इंग्लिश है।
उसके बाद आता है कंडीशन में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और लैंग्वेज इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश ही रहने दीजिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप एडिट करेंगे। क्लास 25 के अकॉर्डिंग आपको एडिट करना होगा। यहाँ पे दोबारा से आपको जाना होगा, जो वीपो की साइट मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जा करके आप चेक कीजिए 25 के अंदर आप ले रहे हैं, तो 25 के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं आप सारी चीज़ों को ले लीजिए, उससे कोई भी कंसर्न नहीं आएगा आपका, और ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगी। कई बार यहाँ पर लोग कुछ भी डाल देते हैं अपने तरीके से, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन आने के चांस होते हैं। जो आपको वीपो के अंदर लिस्ट के अंदर बताए हुए हैं वो आप डालेंगे तो ऑब्जेक्शन आपकी नहीं आएंगी, इसको आप अपडेट कर दीजिए। प्रपोज, उसके बाद स्टेटमेंट एज टू यूज़ ऑफ मार्क, एक है प्रपोज टू बी यूज़, एक है कि आप प्रीवियस डेट से इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको साथ में एक एफिडेविट भी अटैच करना होगा, और साथ में प्रूफ भी मांग लेते हैं कई बार एग्जामिनेशन के कि भाई आप प्रूफ दीजिए कि आप उस डेट से उसे यूज़ कर रहे हैं। आपको इनवॉइस दीजिए, जीएसटी सर्टिफिकेट है तो वो दीजिए, ये नेम आपका यूज़ हो रहा है पहले से, उसका प्रूफ चाहिए होगा, तो वो अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है और वो एफिडेविट अटैच करना है साथ में। नीचे अटैच डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे जा करके यहाँ पे आपका आ जाता है यूज़र एफिडेविट, यहाँ पे आपको वो अटैच करना होता है। तो वो डेट आप देंगे और साथ में एफिडेविट अटैच करेंगे, और साथ में प्रूफ भी अटैच कर दीजिए एफिडेविट में कि आप उसको प्रीवियस डेट से यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज प्रपोज टू बी यूज़ में आप जाइए, इसका मतलब फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है तो वो आप यहाँ देंगे। सारी चीज़ें अगर आपकी ओके हैं तो आप सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, डिजिटली साइन एंड सबमिट करनी है ये एप्लीकेशन। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, प्लीज़ इंश्योर दैट पर्सनल डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप अटैच ना करें, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे ही डीएससी पे आप सेलेक्ट करेंगे और आपका यहाँ पर साइन सेलेक्ट टू साइन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, इस पर आपको चेक करना, सर अभी फ़ीस तो पे की नहीं, अभी फ़ीस पे करेंगे, रुक जाओ। क्लिक टू डिजिटल साइन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक टू डिजिटल साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पर्सन है उस पर्सन को सेलेक्ट कीजिए, ओके करना है आपको, एंड यहाँ पे यस करना है। ये पासवर्ड होता है जो डीएससी के साथ आपको, जिसने डीएससी बनाया वो आपको देगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, ओके करना है। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली क्या हो चुकी है, साइन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन हो चुकी है, अब आपको करनी है इसकी फ़ीस की पेमेंट। जब आप फ़ीस की पेमेंट करेंगे तभी एप्लीकेशन फाइनल मानी जाएगी। अब फ़ीस की पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पेमेंट पे जाएंगे, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट, आप माइक्रोसॉफ्ट एज से इसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे, इसमें आपको एरर आएगा। पेमेंट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा गूगल क्रोम का। गूगल क्रोम पे जाकर के आप इसकी पेमेंट करेंगे। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से पे करना होता है। अब गूगल क्रोम पे जाकर के आईपी इंडिया पे आप जाएंगे, एंड आईपी इंडिया में अब जो है यहाँ से हम सेम अकाउंट में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, गूगल क्रोम पर आप डीएससी से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन करना होगा। तो वो आईडी पासवर्ड डाल करके हम एक बार लॉगिन करते हैं अकाउंट में। नाउ आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आप पेमेंट्स में जाएंगे, मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ग्रीन जो आ रहा है वो इस पर सेलेक्ट करना है। प्रीव्यू भी कर सकते हो आप एप्लीकेशन। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, आई अग्री मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक बार में कंप्लीट कीजिएगा। अगर कुछ एरर या इशू आता है, पेमेंट कट गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आपको 1 घंटे का टाइम देना है। यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करने से पहले आपको थोड़ा टाइम देना है, तब आपकी वो पेमेंट होगी। सो यहाँ पर हमारा पेमेंट में इशू आ गया है। तो देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, कई बार आपके केस में भी ऐसा होगा, पेमेंट होगी नहीं या पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी और आप दोबारा करने के लिए जाओगे, तब आपको क्या करना है, तब आपका यहाँ पर वो रेड कलर में शो होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है पेंडिंग पेमेंट्स में। पेंडिंग पेमेंट में जाकर के आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, एंड वेरीफाई में आपको स्टेटस दिखा देगा कि आपकी पेमेंट नहीं हुई है। 40 मिनट्स के बाद आप दोबारा से इनिशिएट कर सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को। तो 40 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से पेमेंट में जाएंगे एंड पे करेंगे, एंड जैसे ही पे कर देंगे 4500 रुपीज़, आपकी TMA फाइनल हो जाएगी। एंड उसके बाद आप ट्रेडमार्क पे सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन शो भी होगी आपकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है। उसके बाद आपकी तरफ से एप्लीकेशन फाइलिंग का काम हो गया। अब फिर आगे का प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा। अगर आप इसको फास्ट ट्रैक में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेटली एक TMM फाइल करना होता है आपको, एंड उसमें फ़ीस पे करनी होती है। इंडिविजुअल को 20,000 रुपये ईच क्लास की फ़ीस पे करनी होगी। 3 से 4 महीने में आपका एग्जामिनेशन, 1 महीने में हो जाता है प्रैक्टिकली वो एग्जामिनेशन। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल तरीके से आपको 1 से 1.5 साल, इवन 2 साल तक लग जाते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर वो एडवर्टाइज होगा। एडवर्टाइज में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, कोई अपोजिशन नहीं आता, फिर आपका वो
फाइनल रजिस्टर हो जाएगा एंड आपके पास सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क का आ जाएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आई नो इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू आता है, प्रोफेशनल एडवाइस या गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज, मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।